हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हुशिका और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जियो वर्कशीट फॉर यू में। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी की कार्यपत्रिका। तो जल्दी से सभी बच्चे हिंदी की कार्यपत्रिका हिंदी की नोटबुक ओपन करेंगे। कक्षा 8 के लिए अपना सेक्शन मेंशन करेंगे। कार्यपत्रक 7, तिथि है 11/8/2021। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ का अगला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बारे में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आज दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं, जो हमने कल कहानी पढ़ी थी, लाख की चूड़ियाँ। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो हमने आज यहाँ पर थोड़ा सा भाग पढ़ लिया। तो देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या अपरिचित शब्द आज आए हैं। मचिया। मचिया होती है बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी हुई चौकोर छोटी सी खटिया, जैसे इसमें दिखाई हुई है। पगड़ी, सिर पर लपेट कर बांधने का बड़ा सा कपड़ा। वस्तु विनिमय, किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे की जगह कोई वस्तु देना। वस्तु विनिमय होता है, ये पुराने ज़माने में यूज़ होता था जब मुद्रा नहीं थी। तो यहाँ पर क्या होता था कि मान लीजिए किसी ने चावलों की खेती की है, तो वो चावल के बदले में ही कोई वस्तु खरीद सकता है। और इधर कोई कपड़ा बेचने वाला है, ठीक है, तो वो यहाँ पर कपड़ा बेचने वाला शर्त रख सकता है कि वो इतने किलो, आधा किलो चावल या वो 250 ग्राम चावल के बदले में एक कपड़ा देगा, या आधा किलो चावल के बदले में एक कपड़ा देगा। इस तरीके से वो चावलों के हिसाब से कपड़ा दे सकता है। तो मतलब वस्तु के बदले में ही वस्तु दी और ली जाती थी, ठीक है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छाटिए। बदलू मचिए पर बैठकर कौन सा कार्य करता था? चूड़ियों पर रंग करना, भोजन करना, गहरी नींद सोना या किताब पढ़ना। वो मनिहार था तो वो चूड़ियों पर रंग करता था। बदलू रोज कितनी जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4-6 जोड़ी या फिर एक भी नहीं। यहाँ पे आएगा 4-6 जोड़ी। चूड़ियों की ज़्यादा कीमत कब मिलती थी? साल की शुरुआत में, गर्मियों में, त्योहारों में या शादी विवाह के समय। उसको सबसे ज़्यादा कीमत किस में मिलती थी? शादी के समय। बताया था ना अभी, शादी के समय वो बहुत ज़्यादा पैसे लेता था, ठीक है, अब सारी कीमत वसूल लेता था। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? अभी बताया था वस्तु विनिमय क्या होता है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए वस्तु के बदले, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, ठीक है। इसके बाद लिख दीजिएगा लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है, ठीक है। वस्तु विनिमय कहलाता है।
उसको मनाने में लोहे लग गए। इसका मतलब क्या होता है? लोहे लग गए, मुहावरा यूज़ हुआ है यहाँ पर। उसको मनाने में लोहे लग गए यानी कि उसको मनाने में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल उठानी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा किसी को मनाने के लिए, किसी को मनाने के लिए मेहनत करना या किसी को मुश्किल से मनाना, ये लिखते हैं किसी को मुश्किल से मनाना। ठीक है, मुश्किल से मनाना ये होता है लोहे लग गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, एफर्ट लगाना, बहुत प्रयत्न करना, उसको बोलते हैं। आइए एक गतिविधि करते हैं। आपने भी बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौने आकृतियाँ बनाई होंगी, उस पर अपने अनुभव लिखिए। आप यहाँ पर उसके अनुभव ये लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने एक घड़ा बनाया था या मैंने मिट्टी के बर्तन बनाए थे जिनसे खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था और ये खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते थे। ठीक है, ऐसे काम करने में डांट भी पड़ती थी लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो पेरेंट्स थोड़ा सा डांट देते हैं। ठीक है, तो आप अपना अनुभव, जो भी आपका अनुभव रहा, आप वो बताइए। आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। हमारी ये हिंदी की वर्कशीट यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इस पाठ को अपनी पुस्तक से ज़रूर पढ़ें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा पाठ है ये। सब्जेक्ट सोशल साइंस हिस्ट्री। वर्कशीट नंबर 7, डेट है 11/8/2021, कक्षा 8। नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। वर्कशीट शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर 2 है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। टॉपिक है कंपनी रूल एक्सपेंस, यानी कि कंपनी का फैलता शासन, व्यापार से साम्राज्य तक। चलिए, अर्ली ईयर्स यानी कि जो स्टार्टिंग के ईयर से, प्रारंभिक काल। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई के बाद, इंडिया हैज़ ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड पॉलिटिकल और कमर्शियल लीज एजेंट्स नॉन एज रेजिडेंट्स इन इंडिया स्टेट्स। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट्स को, जिन्हें रेजिडेंट्स बोलते थे, इंडियन स्टेट्स में तैनात कर दिया। देयर रोल वॉज टू सर्व एंड पुश द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी फर्दर। उनका जो रोल था वो ये था कि वो कंपनी के को सर्व करें, यानी कि उसकी रक्षा करें, उसको बचाएं, एंड पुश द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी फर्दर, और उसमें उसके लिए आगे ऐसा काम करें कि वो आगे बढ़े। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट बनाए। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। इसी वजह से वो भारत के जो भी इंडियन स्टेट्स थे, जो भारत की रियासतें थी, उन सब में उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। दे ट्राई टू डिसाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड इवन सक्सेसर टू द थ्रोन। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने दे ट्राई टू डिसाइड, उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी कि वो चीज़ों को अपने तरीके से, जो भी मामले हों, उनके फैसले वो खुद से लेना शुरू कर दें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स का मामला हो, इवन सक्सेसर ऑफ द थ्रोन। ठीक है, आगे चलते हैं। सब कुछ कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे, किसको पद पर बैठाना है, किसको पद से उतारना है, वो सब वो फैसले लेने शुरू कर दिए थे। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडियरी अलायंस। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज। इंडियन समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कंपनी ने फोर्स किया कि जितने भी स्टेट से जितनी भी रियायतें थी, उन सब पर सब्सिडरी अलायंस लगा दिया, यानी कि उन पर सहायक संधि ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसको दे दी गई। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इस संधि के हिसाब से इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स। उनके पास उनकी खुद की कोई भी सेनाएं, आर्म्ड फोर्स मतलब स्वतंत्र आर्म्ड फोर्स, यानी कि उनकी खुद की स्वतंत्र सेनाएं नहीं थी, उन्हें अधिकार नहीं था कि वो रख सकें। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, वो कंपनी से ही प्रोटेक्ट किए जाएं। बट फॉर द रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज टू द कंपनी, लेकिन उनको इसके लिए
कीमत देनी होगी। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक पेमेंट, और अगर वो पेमेंट करने के लिए चूक गए, पेमेंट नहीं कर पाए, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी, तो फिर जो बचा हुआ भाग होगा वो एज अ पेनल्टी उन पर थोप दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेलेस्ले वॉज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, नवाब ऑफ अवध had to seize half of his province in 1801 when he was unable to pay for subsidiary forces. Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds. इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब रिचर्ड वेलेस्ली जो वहाँ के गवर्नर थे, उस समय अवध के नवाब को 1801 में, यहाँ पर दिखाया हुआ है 1801 में, अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, सब्सिडरी फोर्स, ठीक है, किया गया था उसको संधि के हिसाब से, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से फेल हो गए थे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अनेबल टू पे फॉर सब्सिडरी फोर्सेज, वो अनेबल थे, वो पे नहीं कर पाए थे, इसलिए उनको इस चीज़ की पेनल्टी भरनी पड़ी थी। इसके आधार पर हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड। इसके बाद इसी के आधार पर पहले ये किया गया, उसी के आधार पर फिर हैदराबाद के भी कुछ इलाके ऐसे ही उन्होंने छीन लिए, अपने अंडर में करते चले गए। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आफ्टर गेनिंग स्ट्रेंथ इन अर्ली ईयर्स, द कंपनी रिस्टोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन when it saw a threat to its political or economic interest. This can be understood through the following two examples. चलिए, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है सीधी लड़ाई, कन्फ्रंट करना, लड़ाई करना, ठीक है। तो आमने सामने की लड़ाई कैसे शुरू हो गई थी? स्टार्टिंग के जो अर्ली ईयर्स थे उनके बाद, प्रारंभिक वर्षों के बाद, जब उसने अपनी कंपनी ने रिस्टोर कर ली, अपनी सारी पावर रख ली अपने पास, उसके पास बहुत सारी पावर आ चुकी थी, तो कंपनी ने अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर उसको खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने क्या किया? प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता अपना लिया, ठीक है। हमें इसमें दो एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, कौन कौन से थे जो उन्होंने सीधी सीधी लड़ाई करी, जब भी उन्हें जिस जगह से उन्हें खतरा महसूस हुआ उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, मैसूर के टीपू सुल्तान, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या किया उन्होंने। मैसूर had gained strength under the leadership of rulers like Hyder Ali and his famous son Tipu Sultan. Mysore controlled the profitable trade of Malabar coast, where the company purchased sandalwood, pepper, and cardamom. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper, and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. देखिए, टीपू सुल्तान के मैसूर के टीपू सुल्तान के बारे में बोला है, हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, ठीक है, ये दो थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान, उनके बेटे। ये मैसूर पर इनका शासन था, ठीक है। ये बहुत ताकतवर हो चुके थे। मालाबार तट पर होने वाला लाभकारी व्यापार जो मालाबार के तट पर होता था उसे ये कंट्रोल करते थे, यानी कि उसकी देखरेख करते थे, इनके नियंत्रण में था। जहाँ से कंपनी चंदन की लकड़ी, यहाँ पर दिखाया हुआ है ना ये सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी, पेपर, काली मिर्च एंड कार्डेमम, इलायची, ठीक है, कार्डेमम होती है इलायची, इसको खरीदते थे। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को रोक दिया, उन्होंने ट्रेडिंग विद कंपनी डिसअलाउड कर दी, ठीक है, उसको मना कर दिया। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। द ब्रिटिशर्स वर फ्यूरियस एंड फॉट फॉर वॉर्स टू डिफीट देम। फाइनली इन द बैटल ऑफ सेरिंगपटम, Tipu Sultan was killed and Mysore was placed under the former ruling dynasty of Wodeyars and a subsidiary alliance was imposed on state। और फिर उन्होंने जब उन्हें खतरा दिखाई दिया तो उन्होंने क्या किया? उसके बाद सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया, और सुल्तान ने फ्रांसीसी जब उनको मना कर दिया तो उसके बाद इनका युद्ध हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए, आग बबूला हो गए, और उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया, जंग शुरू कर दिया। तो फिर
पटंगम की जंग शुरू हुई और टीपू सुल्तान मारे गए। ठीक है, इनके मरने के बाद मैसूर इनके अंडर में आ गया और इन्होंने अपना यहाँ पर सब्सिडरी लाइन्स इम्पोज कर दिया इस स्टेट पर भी। वॉर विद द मराठास, दूसरी इनकी जो वॉर हुई थी वो मराठास के साथ थी। From the late 18th century, the company also sought to curb the Marathas and eventually destroyed Maratha power. 18th सेंचुरी में इन्होंने भी यही किया, मराठास के साथ युद्ध किया और उनकी पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, 1761 में पानीपत की लड़ाई में द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड, उनका ड्रीम ध्वस्त हो गया। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। और उसके बाद वो काफ़ी सारे अलग अलग राजवंशियों के हाथों में बट गए और इन्होंने अपना अपना अलग अलग शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इनको अलग अलग नाम देने शुरू कर दिए जो थे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले इनके अंदर में थी। ठीक है, ये राजवंशी थे। ये सारे these chiefs were held together in a confederation under a Peshwa, principal minister, who became its effective military and administrative head based in Pune. Mahatji Scindia and Nana Fadnis were two famous Maratha soldiers and statesmen. अच्छा, ठीक है, देखिए उस वक्त फिर क्या हुआ जब ये अलग अलग हो गए। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। पेशवा का यहाँ पर नाम आया है। ठीक है, पेशवा थे। और इसके बाद वो क्या करते थे, महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, एक के बाद एक कई युद्धों द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई, there was no clear victor. The second Anglo-Maratha war was fought on different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the territories north of the Yamuna River, including Agra and Delhi. Finally, the third Anglo-Maratha war of 1817-19 crushed Maratha power. The Peshwa was removed and sent away to the Bithur near Kanpur with a pension. The company now had complete control over the territories south of the Vindhyas. उसके बाद क्या हुआ, पहला युद्ध 1782 में सालबाई सिंध के साथ खत्म हुआ और जिसमें कोई भी पक्ष नहीं जीत पाया। ठीक है, कोई नहीं जीता था उसमें। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के बीच, कई मोर्चों पर लड़ा। इसका नतीजा हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में, यमुना रिवर के, ठीक है, आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग, बहुत सारे एरिया दिल्ली समेत उनके कब्जे में आ गए। ब्रिटिश गेनिंग यानी कि ब्रिटिश सरकार ने इस पर कब्जा कर लिया। और लास्ट में 1817 से 1819 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध हुआ और इसमें मराठों की ताकत पूरी तरह से क्रश हो गई, ख़त्म हो गई और ब्रिटिश ने इसके ऊपर कम्प्लीटली कब्जा कर लिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जल्दी से देख लेते हैं। हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी टेक कंट्रोल ऑफ इंडियन स्टेट्स थ्रू सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस के थ्रू उन्होंने कैसे कब्जा किया था, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स. They were to be protected by the company, but for the rulers had to pay for the subsidiary forces to the company. If the Indian ruler failed to make payment, then part of their territory was taken away as penalty. ठीक है, यहाँ तक आप लिख लेंगे यहाँ से, ये हमारा आंसर नंबर 1 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Why were Britishers furious with टीपू सुल्तान? जो ब्रिटिश थे वो टीपू सुल्तान से गुस्सा क्यों हो गए थे, क्यों वो गिला हुए थे? What was the result of the confrontation? उनके साथ में जो confrontation की थी उसका क्या रिजल्ट आया था? तो देखिए यहाँ पर वो हमने इसका पढ़ा था, डायरेक्ट confrontation में टीपू सुल्तान का। तो यहाँ पर आएगा मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट, where the company purchased
इसको हम कहाँ तक करें? कंपनी परचेज सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम in 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ, यहाँ पे एक्सपोर्ट तक लिख लेते हैं पहले, ठीक है, एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट के बाद आप लिखेंगे थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम एंड दिस अलाउड सेकंड का जो आंसर है वो हम यहाँ से ही लिख लेंगे। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मलाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज्ड सैंडलवुड, पेपर एंड कैडमम इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड एक्सपोर्ट, यहाँ रोक देंगे। फिर यहाँ से लिखेंगे थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स। लाइन को हम सही से ड्रॉ करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे पहले एक्सपोर्ट तक, उसके बाद आप लिखेंगे थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, ठीक है। द ब्रिटिशर्स वर फ्यूरियस एंड फॉट फॉर वॉर टू डिफीट देम, ठीक है। इसमें पूछा है कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इन द बैटल ऑफ सेरिंगपटम द टीपू सुल्तान वॉज किल्ड एंड मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर अ फॉर्मर रूलिंग, ठीक है, अंडर रूलिंग, बस, ठीक है, इतना काफ़ी है। ये हमारा आंसर सेकंड है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच वर द मेजर डायनेस्टीज ऑफ मराठा पावर, हाउ वॉज द कन्फेडरेसी रूल्ड। मराठाओं के साथ जो वॉर हुआ था उसके बारे में है अब आगे। देखिए इसको हम लिख लेते हैं, कौन कौन सी लीडिंग फैमिलीज थी, उन्होंने इसको अपने अंडर में रख लिया था, है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये रही सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले, ये लीडिंग मराठा फैमिलीज थी। इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था अपने कॉन्क्वेस्ट को इन नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ, इसको हम कहाँ से लिखते हैं, चलिए आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज shattered. They were divided into many states under different chiefs, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले, ठीक है, यहाँ तक हम लिखेंगे। फिर है हाउ वॉज दिस कॉन्फेडरेसी रूल्ड, इन्होंने रूल कैसे किया। यहाँ पर पेशवा होते थे, आपने पढ़ा इसमें, यहाँ से ये आगे भी लिख लीजिए। दीज चीफ वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। यहाँ तक का हम पूरा आंसर इसका लिख लेंगे। तो थर्ड से आपको शुरू करना है, ठीक है, और ये पुणे तक हमें लिखना है। ये हमारा आंसर 3 है। 4 है हाउ वर, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 4th है हाउ वर मराठा सबड्यूड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। मराठा जो मराठा थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैसे सब्स्टिट्यूट हो गए थे। द मराठा वॉज सबड्यूटेड, यहाँ पर है सबड्यूड, देखिए यहाँ से लिखेंगे ना, सीरीज ऑफ वॉर इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड 1782 विद द ट्रीटी ऑफ, इसके लिए हम नेक्स्ट अलग कलर यूज़ करते हैं ताकि आपको अलग पता चले। यहाँ से है, ठीक है, सलबाई देयर वॉज नो क्लियर विक्टर, कोई विक्टर नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद है द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट एंड डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर उसका पूरा कब्जा हो गया। एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट मराठा पार, तो यहाँ पर हम पूरा लिख देंगे यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा आंसर नंबर 4 है। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। तो आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त करते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को पानी और साबुन से अच्छी तरह से धोएं। तो आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज का थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया ये, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर